प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कल हम लोग बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में हिंदी गद्य साहित्य में निबंध के जो विविध प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि कल हमने चर्चा की कि हिंदी में 5 प्रकार के निबंध लिखे जा रहे हैं। इनमें से 2 प्रकार के जो निबंध हैं भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, इस पर हमने कल चर्चा की थी। लेकिन समय अभाव के कारण जो विचारात्मक निबंध है उनकी शैलियों के बारे में चर्चा हम लोग नहीं कर सके थे। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। विचारात्मक निबंधों की शैलियों का जहाँ तक प्रश्न है तो इस प्रकार के निबंधों में 2 प्रकार की शैलियाँ प्रचलन में है, समास शैली तथा व्यास शैली। समास शैली में शब्दों और वाक्यों का संश्लिष्ट रूप प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात कम से कम वाक्यों के प्रयोग से कम से कम विस्तार में अधिक से अधिक विचारों को स्थान देने का प्रयत्न किया जाता है। ये कहलाती है समास शैली। अतः संस्कृत की तत्सम शब्दावली ही ऐसे निबंधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में इस शैली का रूप देखा जा सकता है। दूसरे प्रकार की जो शैली है व्यास शैली, यह व्याख्यात्मक होती है। अतः इसमें छोटे छोटे सरस वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। कई बार बात को समझाने के लिए लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनेक निबंधों में व्यास शैली का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो तीसरे प्रकार के निबंध लिखे जाते हैं। ये तीसरी कोटि है हिंदी निबंधों की, जिन्हें वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। इसके बारे में किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, दृश्य अथवा भौतिक उपकरण का परिचयात्मक विस्तृत वर्णन होता है इन निबंधों में। आरंभिक दौर के निबंधों में ऐसे निबंधों के उदाहरण अधिक प्राप्त होते हैं। इन रचनाओं में अक्सर कल्पना का संस्पर्श इतना अधिक बढ़ जाता है कि ये निबंध चिंतन की धरातल से हटकर यात्रा वृत्तांत अथवा संस्मरण जैसे दिखने लगते हैं। निबंधकार की मनोवृत्ति संसार के बाह्य सौंदर्य तथा व्यापारों के वर्णन में ही रमी रहती है। वर्णनात्मक निबंध में लेखक 2 प्रकार की शैलियों का आश्रय ग्रहण करता है। यथा तथ्य वर्णन करने में स्थूल वर्णनों का प्रयोग किया जाता है, किंतु कई बार काल्पनिक दृश्य का ऐसा सूक्ष्म और मनोहारी वर्णन किया जाता है कि उस शैली में प्रतीकों और बिंबों की सूक्ष्म शैली का ही रूप दिखलाई देता है। हिंदी निबंधों का वर्णनात्मक स्वरूप स्थूल से सूक्ष्म होता चला गया है। चौथे प्रकार के जो निबंध हैं वे हैं विवरणात्मक निबंध। इस कोटि के निबंधों के विषय प्राय गतिशील वस्तुओं, काल एवं परिस्थितियों का वर्णन अथवा आखेट यानी शिकार करना, पर्वतारोहण, साहसिक यात्राओं का वृत्तांत आदि होते हैं। वर्णनात्मक निबंध प्राय देश से होता है, जबकि विवरणात्मक निबंध काल से संबंधित होते हैं। यानी जो वर्णनात्मक निबंध लिखे जाते हैं उनका संबंध किसी न किसी स्थान से होता है और विवरणात्मक निबंधों का संबंध किसी न किसी समय से होता है, किसी कालखंड से होता है। विवरण में गतिशीलता अधिक होती है और वर्णन में स्थिरता। अतः वर्णनात्मक निबंध दृश्य चित्रों के समान होते हैं। विवरणात्मक निबंध पाठकों की चेतना को जागृत कर एक निरंतर कौतूहल का सृजन करते हैं। विवरणात्मक निबंधों के 3 स्वरूप माने जा सकते हैं: आत्मकथन, स्वप्न की कथा
या रूपात्मक कथा। आत्मकथात्मक निबंधों में अपनी अनुभूतियों और प्रतिक्रियाओं का विवरण दिया जाता है। कई बार किसी भाव या विचार का काल्पनिक या मानवीकरण रूप बन जाता है। ऐसे निबंधों में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रमुख रूप से रहती है। व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण इन निबंधों में रहता है। कई बार ऐतिहासिक, अलौकिक तथा सामान्य घटनाओं का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा और अंतिम प्रकार है निबंधों का ललित निबंध। भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का मिश्रित रूप है ललित निबंध। इनमें भावना, कल्पना और अनुभूति के साथ वैयक्तिक रंग रहता है। इन निबंधों का विकास काव्यात्मक सरसता से युक्त एवं हास्य व्यंग्य से पोषित होता है। आरंभिक दौर के भावनामय निबंध की विचार गरिमा और ज्ञान विश्लेषण की मान भरी भंगिमा के साथ वर्तमान में ललित निबंध हो गए हैं। ललित निबंधकार किसी भी विषय या विचार बिंदु को पूरे सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक पैनेपन से तराशता हुआ, अपनी प्रतिक्रियाओं से तीखे प्रहार करता हुआ बड़े कोमल और सरस रूप की अभिव्यंजना करता है। ललित निबंध पूर्णतः लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। इनको लिखने के लिए विचार, मस्ती, घुमकड़ी वृत्ति, लोक जीवन से जुड़ाव और जातीय गौरव की पहचान आवश्यक है। ललित निबंधों का सबसे अनिवार्य तत्व है रसानुभूति। इन निबंधों में भावों और विचारों का आवेग होता है। ये निबंध पाठकों को रसानुभूति के साथ साथ बौद्धिक शांति भी प्रदान करते हैं। अतः समकालीन निबंधों में कल्पना, भावना, तर्क, अनुभूति, ईमानदारी, करुणा के साथ साथ हास्य व्यंग्य का पुट उन्हें विशिष्ट बना देता है। ललित निबंधकारों में विशिष्ट नाम हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, अमृत राय, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, हरि शंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह आदि। तात्पर्य यह है कि निबंधों का विकास बहुरूपी है, अतः उसका विभाजन भी दुरूह है। निबंध एक कलात्मक साहित्य रूप है। जीवन के हर क्षेत्र के साथ उसका अटूट संबंध है। लेखक का अंतरंग लोक इस विधा में स्पष्ट अभिव्यक्ति पाता है। यहाँ लेखक अपनी भावना, विचारक शक्ति और ज्ञान चेतना के बल पर समाज से सीधे संबोधित होता है। अतः निबंध का रूप आरंभ से ही युग बोध के अनुसार आकार ग्रहण करता रहा है। पाश्चात्य जगत में ललित निबंध मनोरंजक और स्वतंत्र साहित्य विधा रही है। भारत में उसका गंभीर आलोचनात्मक रूप ही प्रमुख रहा है। निबंध के माध्यम से हमारे साहित्यकारों ने जन चेतना के आह्वान और राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी भागीदारी की है। कभी करुण होकर, कभी क्रोधित होकर उसने अपनी संवेदना को अभिव्यक्त किया है। अतः हिंदी निबंध का स्वरूप साहित्यिक, दार्शनिक और आलोचनात्मक सभी में निहित है। हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में
गद्य साहित्य का आविर्भाव भारतीय जीवन में उस मंजिल का द्योतक है जब वह मध्ययुगीन वातावरण से बाहर निकल कर वैज्ञानिकता का प्रतीक बना। हमारा समूचा गद्य साहित्य जीवन के परिष्करण और उत्थान का साहित्य है। आज उसके माध्यम द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए हैं। संसार के लगभग सभी प्राचीन साहित्यों में काल्पनिक या काव्य साहित्य को प्रधानता मिली है। साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि मौखिक रूप से किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य या मानसिक भावावेग का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कवि रहा होगा। वैसे भी मनुष्य के जीवन में बुद्धि तत्व से पहले हृदय तत्व का स्थान है। काल्पनिक या काव्य साहित्य के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक साहित्य को साहित्य की शास्त्रीय परिभाषा के अंतर्गत नहीं गिना जाता। विश्व साहित्य के इस विकास क्रम में भारतीय साहित्य अपवाद स्वरूप नहीं रहा। संस्कृत में काव्य ही लोकोत्तर आनंद प्रदान करने वाला माना गया। ईसा की 9वीं-10वीं शताब्दी से अपभ्रंश परंपरा टूट जाने के बाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यों ने संस्कृत के आदर्शों का पालन किया। अरबी फारसी साहित्यों के साथ संपर्क स्थापित हो जाने पर भी गद्य रचना को कोई प्रोत्साहन न मिल सका। अतएव हिंदी गद्य के लिए ईसा की 19वीं शताब्दी ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि उसे पहले भी गद्य मिलता है, किंतु कम और स्फुट रूप में। 19वीं शताब्दी से पूर्व वह साहित्य का प्रधान अंग न बन पाया था। ऐतिहासिक घटनाचक्र के अनुसार 19वीं शताब्दी के भारतवर्ष में एक नवीन युग की अवतारणा हुई। उस समय भारतीयों का पश्चिम की एक सजीव और उन्नतशील जाति के साथ संपर्क स्थापित हुआ। ये जाति अपने साथ यूरोपीय औद्योगिक क्रांति के बाद की सभ्यता लेकर आई थी। उसके द्वारा प्रचलित नवीन शिक्षा पद्धति, वैज्ञानिक आविष्कारों और प्रवृत्तियों से हिंदी साहित्य अछूता न रह सका। शासन संबंधी आवश्यकताओं तथा जीवन की नवीन परिस्थितियों के कारण गद्य जैसे नवीन साहित्यिक माध्यम की आवश्यकता हुई और वास्तव में गद्य के द्वारा ही हिंदी में आधुनिकता का बीजारोपण हुआ। वास्तव में नवीन युग में एक नवीन शिक्षा पद्धति में पालित पोषित शिक्षित समुदाय के आविर्भाव के कारण हिंदी में गद्य परंपरा के क्रमबद्ध इतिहास का सूत्रपात पहले 19वीं शताब्दी में हुआ। यद्यपि 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी में गद्य का पूर्ण अभाव नहीं था। पश्चिम में गद्य के विकास के लिए एक से अधिक परिस्थितियों के उन्नत होने के कारण गद्य का विकास अधिक तीव्र गति से हो गया था। हिंदी साहित्य के खोज विद्यार्थियों द्वारा 19वीं शताब्दी से पूर्व के हिंदी गद्य के स्फुट उदाहरण उपलब्ध हो चुके हैं। यद्यपि अभी बहुत कार्य शेष है। जो सामग्री अभी तक उपलब्ध हुई है वह दानपत्रों, पट्टों परवानों, सनदों, वार्ताओं, टीकाओं आदि के रूप में है। और क्योंकि उस समय हिंदी प्रदेश की राजनीति, साहित्यिक और धार्मिक चेतना के प्रधान केंद्र ब्रज और राजस्थान में थे, इसीलिए 19वीं शताब्दी से पूर्व के गद्य के स्फुट उदाहरण भी ब्रजभाषा और राजस्थानी में ही मिलते हैं। मुसलमानी शासनकाल में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हो गया था। उसने मुस्लिम राज दरबारों में अपना स्थान बना लिया था। उसका प्रभाव हिंदी कवियों पर पड़े बिना न रह सका, किंतु परंपरा के अनुसार ब्रजभाषा और राजस्थानी काव्य भाषाएं बनी रही। और जब किसी ने भूले भटके गद्य रचना प्रस्तुत की तो इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग किया।
19वीं शताब्दी पूर्वार्ध में ज्यों ज्यों परिस्थितियाँ बदलती गई, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के शब्दों में, ज्यों ज्यों कलकत्ता सिविलाइजेशन का प्रचार एवं प्रसार होता गया, त्यों त्यों साहित्य तथा व्यावहारिक कार्य क्षेत्र में खड़ी बोली प्रधानता ग्रहण करती गई। सच बात तो यह है कि खड़ी बोली को 19वीं शताब्दी के प्रारंभ या उससे कुछ पहले से नवीन शासकों और प्रेस जैसे वैज्ञानिक आविष्कार का आश्रय प्राप्त हुआ। कलकत्ता उसका विकास केंद्र बना। इस प्रकार उसमें एक नवीन युग की नवीन चेतना एवं प्रेरणा के फलस्वरूप गद्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज चर्चा की हिंदी के निबंधों के विभिन्न प्रकारों के बारे में और साथ ही चर्चा की कि किस प्रकार हिंदी साहित्य में गद्य का जन्म हुआ और किन परिस्थितियों में ये जन्मा, पला, बढ़ा और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक आते आते यह साहित्य लेखन का प्रधान अंग हो गया। आगे हम कल इसी चर्चा को और जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।